हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष अग्रवाल नरमा पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीएससी सेकेंड ईयर में जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे और इसमें पहली और बॉटनी का सेक्शन पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियो में अपने जीवाश्मीय भागों को हमने देखा था, जिसमें हमने साइक्लोप्सिडा वर्ग के जो अपने जीवाश्म में पादप पाए जाते हैं उनका हमने अध्ययन किया था। ठीक है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में साइकेडिओइडिया का हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम कॉर्डेटेलिस जो कि अपना गण पाया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस गण में कौन कौन से पादप आते हैं और इन पादपों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉर्डेटेलिस जो कि एक प्रकार का क्या है, अपना गण है, ऑर्डर है ये। और यह आपको पता है जब के.आर. एस्पॉर्ड ने क्लासिफिकेशन दिया था तो कॉर्डेटेलिस जो गण है अपना कॉनिफेरोप्सिडा, क्या कॉनिफेरोप्सिडा एक वर्ग बनाया था उन्होंने दूसरा, उस वर्ग के अंतर्गत इस गण को उन्होंने रखा था। कॉनिफेरोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत कॉर्डेटेलिस गण को उन्होंने रखा गया था। और इस गण की कॉर्डेटेलिस जो गण है अपना कॉर्डेटेलिस गण, इस गण की मुख्यतः विशेषताएं क्या होती हैं? तो मुख्यतः विशेषताओं में हम देखते हैं कि यह गण भी अपना विलुप्त गण माना जाता है। क्या है? विलुप्त है, मतलब इस गण के समस्त पादप किसमें पाए जाते हैं? अपने जीवाश्मीय अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्डेटेलिस जो गण है उसकी उत्पत्ति अपने मीजोजोइक महाकल्प के उत्पत्ति के बारे में अगर हम इसको देखें तो इस गण की उत्पत्ति मीसोजोइक महाकल्प में, डिवोनियन कल्प में, मीसोजोइक महाकल्प के डिवोनियन कल्प में इनकी उत्पत्ति हुई थी। और यह जो पादप थे अपने मीसोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस कल्प में अत्यधिक संख्या में थे। किसमें? कार्बोनिफेरस। एक कार्बोनिफेरस अपना एक कल्प है, उसमें इनकी अत्यधिक मात्रा थी, मतलब पृथ्वी पर इस गण के पादप अत्यधिक संख्या में उपस्थित थे। लेकिन जब कार्बोनिफेरस काल धीरे धीरे खत्म होता गया और पर्मियन, कौन सा? पर्मियन महाकल्प अपना प्रारंभ हुआ, जब इन पादपों में क्या हो गई? अंतिम अवस्था आ गई और यह पादप क्या हो गए? विलुप्त हो गए। इसलिए यह मीसोजोइक महाकल्प के पर्मेरियन कल्प में यह विलुप्त अवस्था में पाए गए थे और तब से लेकर यह पादप अपने जीवाश्मीय अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्डेटेलिस जो गण है वो पूरा ही गण अपना कैसा पाया जाता है? जीवाश्मीय अवस्था में पाया जाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो अपना कॉर्डेटेलिस गण है, उसमें हम देखते हैं कि इस गण के पादपों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, उनके तना, उनका पत्तियां किस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनके पादप भागों की विशेषताएं देखते हैं। पादप की विशेषताएं, तो पादप भागों की विशेषताओं में हम देखते हैं कि इन गण के पादपों में जो तना था, स्टेम, वो अत्यधिक विकसित प्रकार का तना पाया जाता था। अत्यधिक विकसित तनों की जो लंबाई थी वो अत्यधिक थी। वृक्ष के
रूप में इनमें पादप पाए जाते थे और जो तने थे वो 10 मीटर से भी अधिक लंबे थे। कितने? 10 मीटर से भी अधिक पाए जाते थे और इनमें जो तना था अपनी आधी लंबाई तक तो अशाखित अवस्था में था। कैसा था? आधी लंबाई तक तो अशाखित अवस्था में ही था, लेकिन बाद में यह तना क्या होता गया? शाखित अवस्था में पाया गया था। और जब यह तना शाखित अवस्था में आ गया तो इनके ऊपर अपने पर्ण विन्यास पाया गया, पर्ण की उपस्थिति पाई गई थी। ठीक है। और जो पर्ण था वो तने पर किस प्रकार से व्यवस्थित था? सर्पिलाकार रूप में यह व्यवस्थित था। तो पत्तियों की अगर हम बात करें तो पत्तियां तने पर सर्पिलाकार क्रम में यह व्यवस्थित दिखाई देती थी और पत्तियां सामान्यतः सरल प्रकार की उपस्थित थी। इनमें समानांतर शिरा विन्यास भी हमें देखने को मिलता था। समानांतर शिरा विन्यास। और पत्तियों की जो लंबाई थी वो 1 मीटर तक पाई जाती थी। कितना? 1 मीटर तक इनमें लंबाई उपस्थित थी। पत्तियों का जो आकार था वो बड़ा पाया जाता था। कैसा था? आकार में बड़ी थी। ठीक है। तो आकार में बड़ी थी पत्तियां, समानांतर शिरा विन्यास था और सरल प्रकार की पर्णें उपस्थित थी। इनमें हम आगे देखें तो अपना जो ऊतक है वेस्कुलर सिस्टम में अगर देखें तो इसमें एंडार्च कंडीशन हमें दिखाई देती है। उसमें अपना कॉन्जॉइड प्रकार का वेस्कुलर बंडल, कोलैटरल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इन पादपों में स्टील की भी उपस्थिति होती है। स्टील या रम इनमें कैसा होता है? उपस्थित पाया जाता है। और स्टील के बाद में यह धीरे धीरे विकसित होती है और सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि को यह दिखाती है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। ठीक है। अब इन पादपों में हम देखें कि ये वृक्ष के रूप में बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो इन पादपों में जो काष्ठ थी वो घन दारू प्रकार की, मतलब पिक्नोजाइलिक प्रकार की काष्ठ उपस्थित थी। द्वितीयक काष्ठ कैसी थी? अपनी घन दारू मतलब पिक्नोजाइलिक प्रकार की। अब पिक्नोजाइलिक प्रकार की काष्ठ कैसी होती है? जिसमें अपनी वाहिनिकाएं ट्रैकिड्स उपस्थित हों और पित्त व जो मेडुलरी रेज हैं, मज्जा किरणें हैं, वो कैसी होती हैं? उसमें अल्प विकसित होती हैं। तो उसको बोलते हैं हम पिक्नोजाइलिक प्रकार की काष्ठ। ठीक है। उसके बाद में इन पादपों के पुष्प की संरचना को हम देखें तो पुष्प संरचना में यह कैसा पाया जाता था? एक लिंगी अवस्था में। कैसा पाया जाता था? पुष्प एक लिंगी अवस्था में पुष्प था और इनका जो फलन था वो एक लिंगाश्री था। कैसा था? अपना फलन एक लिंगाश्री था। एक लिंगाश्री फलन। ठीक है। तो इन पादपों में पुष्प एक लिंगी व एक लिंगाश्री फलन इसमें पाया जाता था। अब अपन पुष्प में मादा भाग को देखें तो मादा भाग अपना 1 से 4 बीजांड की संख्या में उपस्थित था। कैसा था? अपना 1 से 4
बीजांडी अवस्था में यह हमें देखने को मिलता था। नर भाग था वो 1 से 3 तक की संख्याओं में उपस्थित था। ठीक है, तो इसमें हम देखें नर भाग, तो नर भाग अपना 1 से 5 या 4 से 6 परागकोशीय अवस्था में पाया जाता था। ठीक है, और मादा भाग था उसमें 1 से 4 बीजांड संरचना हमें देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से इनके नर व मादा भाग हमें पाए जाते थे। अब इनके बीज की अगर बात करें तो बीज में इनके द्विपार्श्वीय सममिति हमें देखने को मिलती थी। द्विपार्श्वमतीय बीज को देखें तो बीज में हमें द्विपार्श्वीय सम्मिति, ठीक है, द्विपार्श्वीय सम्मिति जिसमें 2 बराबर भागों में ये विभक्त हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पादपों की मुख्यतः विशेषता थी। तना कैसा था? लंबा था, आधे भाग में शाखित था लेकिन बाद में ये शाखित हो जाता है। और पत्तियों सरल प्रकार की थी, अपने सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित थी और ये लंबाई में 1 मीटर तक बड़ी पाई जाती थी। और इनका जो पुष्प होता है उसके नर भाग में 1 से 5 या 4 से 6 कोशिकीय परागकोश की अवस्था में देखने को मिलती थी। बीज हमारा द्विपार्श्वीय अवस्था में पाया जाता था। तो इस प्रकार से इन पादपों में विशेषताएं पाई गई। तो कॉर्डियो इटैलिस गण का जो पादप था वो वृक्ष के रूप में हमें देखने को मिलते थे। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि कॉर्डियो इटैलिस जो गण हैं उसके जो पादप हैं वो संपूर्ण पृथ्वी पर अपने जीवाश्मीय अवस्था में पाए जाते हैं। और सामान्यतः यह जो जीवाश्म होते हैं अपने अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, भारत इत्यादि में यह देखने को मिलते हैं। और सामान्यतः रूप से यह जीवाश्म के रूप में अशीमी भूताश्म जीवाश्म, इम्पैक्टन जीवाश्म, ममी भूताश्म जीवाश्म आदि प्रकार से इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। कौन कौन से? अशीमी भूताश्म और उसके बाद में हम देखते हैं इन्फेक्शन जीवाश्म। ठीक है, इन प्रकार से इनमें क्या पाए जाते थे? ये जीवाश्म पाए जाते थे। और इनमें जो इन जीवाश्मों की उपस्थिति थी वह अलग अलग भागों से हमें प्राप्त की गई थी। सामान्यतः भारत में अगर देखें तो कॉर्डियो इटैलिस की सामान्यतः 9 जातियां पाई जाती थी। भारत में कितनी थी? 9 जातियां हमें देखने को मिलती थी। और इन 9 जातियां थी वह उसमें एक लिंगी पुष्प था। और जो अपने पादपों के कॉर्डियो इटैलिस गण के जो पादप थे उनमें जो स्तंभ भाग था और पर्ण भाग था, बीज भाग थे, वो सब कैसे पाए जाते थे? जीवाश्म रूप में। इसलिए वह रूप वंश के रूप में हम उनको जानते थे। किस रूप में? रूप वंश के रूप में हम उसका अध्ययन करते थे। तो जो स्तंभ था उनमें अपना डेडोजाइलॉन प्रकार का स्तंभ था। स्तंभ का रूप वंश का नाम देते हैं हम डेडोजाइलॉन। क्या नाम देते हैं हम उसको? डेडोजाइलॉन स्तंभ। ठीक है, इसमें डेडोजाइलॉन इंडिका भी अपना पाया जाता है और यह अपना बराकर से प्राप्त किया गया था। डेडोजाइलॉन स्तंभ का रूप वंश हो गया। और इसकी एक जाति है डेडोजाइलॉन
इंडिकम। कौन सा है? डेडोजाइलोन इंडिकम। और इसको बराकर से प्राप्त किया गया था। उसके बाद में अपना डेडोजाइलोन जेलिस्काई, क्या? डेडोजाइलोन जेलिस्काई, उसको हमने रानीगंज से प्राप्त किया गया था। डेडोजाइलोन जेलिस्काई। तो इस प्रकार से इसको रानीगंज से एक स्थान है भारत में, वहाँ से इसको प्राप्त किया गया है। अब अपन देखते हैं इनमें पर्ण भी पाई जाती हैं, और जो पर्ण होती हैं वे भी कैसी होती हैं? रूप वंश के रूप में पाई जाती हैं। और पर्ण में यूरिफाइलम वेटेनम और अपना निगेराथियोप्सिस, क्या? निगेराथियोप्सिस। निगेराथियोप्सिस इनका रूप वंश नाम दिया गया है। इन पर्णों में भी अपनी अलग अलग जातियां होती हैं। निगेराथियोप्सिस हिलोप्सली, कौन सा? निगेराथियोप्सिस स्लोपली। तो इस प्रकार से इनमें पर्ण भी हमें देखने को मिलता है। पर्ण के बाद में इनमें बीज संरचना भी अलग होती है, जिसमें कॉर्डियोकार्पस और समारोप्सिस। कौन सा है? कॉर्डियोकार्पस। बीज को हम देखें तो कॉर्डियोकार्पस, ठीक है। तो इस प्रकार से रूप वंश में स्तंभ डेडोजाइलोन, डेडोजाइलोन इंडिकम को बराकर से, डेडोजाइलोन जेलिस्काई को रानीगंज से, और अपना जो पर्ण है निगेराथियोप्सिस हिलोप्सवी इसमें पाया जाता है। बीज में कॉर्डियोकार्पस हमें रूप वंश के रूप में हम इनको जानते हैं। तो इस प्रकार से कॉर्डियोटेलिस जो गण है उसमें अपना अलग अलग भागों में यह देखने को मिलता है। अब अपन देखते हैं जो अपना जो स्तंभ है उनमें भी जातियों की संख्या अलग पाई जाती है, और जो पर्ण हैं उनकी भी अलग है। बीज हैं उनमें भी अलग अलग जातियां पाई जाती हैं। तो जो अपना स्तंभ होता है उसमें 14 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। पर्ण की बात करें तो पर्ण में हमें क्या होता है? 3 स्पीसीज दिखाई देती हैं, ठीक है। और जो अपना बीज है कॉर्डोकॉर्पस, उसमें हमें 4 स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं। कितनी? 4 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। तो अपना कॉर्डियोटेलिस गण इस प्रकार से पाया जाता है। इस जो कॉर्डियोटेलिस गण में 4 वंश और सामान्यतः 26 जातियां हमें देखने को मिलती हैं। कितनी? 4 वंश और 26 जातियां, ये ही इसमें पाए जाते हैं कॉर्डियोटेलिस में, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति भी हमें देखने को मिल गई, और हमने स्तंभ, पर्ण व बीज को रूप वंश के रूप में भी देख लिया कि किस प्रकार से इनका स्तंभ व पर्ण और बीज का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो कॉर्डियोटेलिस गण था वह अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया था। इस गण को सामान्यतः एक वैज्ञानिक थे अपने कॉर्डा। कौन से वैज्ञानिक थे? कॉर्डा। उनके नाम के आधार पर इसका नाम दिया गया है कॉर्डियोटेलिस। एक साइंटिस्ट हैं कॉर्डा, उन्होंने इसको वर्गीकृत किया गया था, और उन्हीं के नाम के आधार पर, कॉर्डा के नाम के आधार पर इसको कॉर्डियोटेलिस नाम दिया गया था। अपने जो आर्नोल्ड वैज्ञानिक थे उन्होंने कॉर्डियोटेलिस को 3 कुलों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। कितना? 3 वर्ग के अंतर्गत, जिसमें अपना कॉर्डियोटेलिसी और पीटिएसी और एरिस्टोफाइटेसी और अपना
पोरोजाइलेसी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, पिटिएसी को, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉर्डियोटेलेसी, एरिस्टोफाइटेसी, कौन कौन सा है अपना, एरिस्टोफाइटेसी, दूसरा है अपना कॉर्डियोटेलेसी, कॉर्डियोटेसी। तीसरा पाया जाता है अपना पोरोजाइलेसी, कौन सा पाया जाता है अपना, पोरोजाइलेसी। तो इस प्रकार से आर्नोल्ड के द्वारा इसको 3 कुलों में, 3 फैमिलीज में इसको वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद अपने वैज्ञानिक आए थे KR स्पोर्न, उन्होंने भी इस कॉर्डियोटेलिस गण को 3 कुलों में, एरिस्टोफाइटेसी, कॉर्डियोटेसी और पोरोजाइलेसी में ही विभाजित किया गया था। एरिस्टोफाइटेसी जो था अपना, उसको एरिस्टोफाइटोन के नाम पे रखा गया। एक कास्ट थी एरिस्टोफाइटोन, एक प्रकार की कास्ट है, उसके नाम पर इसको रखा गया, एरिस्टोफाइटोन कास्ट के आधार पर इसको देखा गया। कॉर्डियोटेलिस में अपना कौड़ा के नाम पर इसको रखा गया और ज़्यादातर इसमें ही अपने जीव पादप पाए जाते हैं, जो सामान्यतः कैसे हैं, वृक्ष रूप में हैं। कॉर्डियोटेसी वृक्ष रूप में हमें पादप देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पोरोजाइलेसी पोरोजाइलोन के नाम पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो पोरोजाइलेसी को किसके, पोरोजाइलोन के नाम पर इसको रखा गया था। तो इस प्रकार से अपना जो कॉर्डियोटेलिस गण है उसको 3 कुलों में आर्नोल्ड ने और KR स्पोर्न ने भी 3 कुलों में वर्गीकृत किया गया था। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण भी हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके बाद में अपना जो कॉर्डियोटेसी कुल है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी कुल में अपने अधिकतर पादप आते हैं जो कि वृक्ष रूप में हैं। वृक्ष रूप के साथ साथ इनकी लंबाई 30 मीटर तक पाई जाती है। तना आधे भाग में अशाखित और शाखन अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।